हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ शमीक मल्होत्रा जी मौजूद हैं। किसी तारीफ के मोहताज नहीं हैं, बड़े एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज़ देते हैं मुख्तलिफ चैनल्स पे। और जब मैं चैनल्स कहता हूं तो उससे मेरी मुराद वो न्यूज़ मीडिया है जो इस वक्त यूट्यूब पर फल फूल रहा है, क्योंकि लोगों ने अब मेन स्ट्रीम मीडिया पे भरोसा करना छोड़ दिया है। वो सच की तलाश में यूट्यूब चैनल के ऊपर आते हैं। और हमारे ये जो ऑब्जर्वर हैं, इंटरनेशनल जियोपॉलिटिकल ऑब्जर्वर हैं, हिंदुस्तान से इनका ताल्लुक है। और मैं हिंदुस्तान इसलिए कह रहा हूँ कि आज हमारा भारत का 77th रिपब्लिक डे मनाया जा रहा है। ये वो दिन है जिस दिन ने आज के इस मॉडर्न हिंदुस्तान की बुनियाद रखी थी। पंजाबी में कहते हैं नी रखी थी, ये फाउंडेशन रखी थी। तो ये उस दिन, उस मुसलमानों के अंदाज में अगर कहूँ तो उस मुबारक दिन हमारे साथ आज मल्होत्रा जी जुड़े हैं। और इनसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि एक तरफ हम देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ्स लगाए इंडिया के ऊपर, दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि मोदी जी अपनी टीम को एक्टिवेट कर देते हैं नए रास्तों की तलाश में। और ईयू के साथ अब जो डील होने जा रही है कल 27 तारीख को, 27 जनवरी 2026 को, वो डील सस्टेनेबल होगी। फ्लोर इज योर सर। अभी आपके जो व्यूअर्स हैं उनको आदाब और नमस्कार। तो इस मुबारक पावन अवसर पर मैं इतना ही कहूंगा कि ये जो डील हो रहा है ईयू के साथ, ये भारत का चौथा कह सकते हैं सिग्निफिकेंट डील है इस दिशा में, ठीक है ना। तो इस डील, ये जो है सबसे बड़ा डील है। उसको उस पे जो हम अपनी नजर दौड़ाएंगे उससे पहले मैं इतना कहूंगा कि ईयू भारतवर्ष का अमेरिका से भी वैसे भी बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। वो आंकड़े जो है, आप आंकड़ों को देखें तो उसी में साफ नजर आता है, उसकी झलक मिलती है। 219 बिलियन डॉलर। मैं अपने जो पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान के इलाकों के लोग हैं उनके लिए बता दूं, आंकड़े कहते हैं फिगर्स को। जी जी जी। तो वो जो फिगर्स हैं वो मैं बता देता हूं। 219 बिलियन डॉलर का हमारा टोटल ट्रेड है ये ईयू के साथ। यूके को छोड़ के, यूके तो निकल चुका है। तो 219 बिलियन में से आप देखें कि 136 बिलियन जो है वो ट्रेड इन गुड्स, यानी माली जो ट्रेड है। हाँ, एनुअल, सारा ही एनुअल बता रहा हूं। और दूसरा बाकी जो बचता है आपका 83 बिलियन डॉलर का, वो है आपका सर्विसेज। तो ये है, और उसमें इंडिया का पॉजिटिव ट्रेड बैलेंस, यानी इंडिया ज्यादा एक्सपोर्ट करती है, इंपोर्ट कम करती है। लेकिन उसमें दो तीन बहुत सिग्निफिकेंट बातें हैं। नंबर वन एक ये कि इंडिया इस वक्त, अभी वो रशिया वाली बात थी ना, रशिया से क्रूड ऑयल लाके फिर उसको प्रोसेस करके पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स जी यूरोप को एक्सपोर्ट कर रही थी। तो वो इंडिया भी सबसे बड़ा सप्लायर है यूरोप को। दिसंबर के महीने तक तो सबसे बड़ी सप्लायर इंडिया ही थी ये पेट्रोकेमिकल्स का। लेकिन सबसे सिग्निफिकेंट जो ट्रेड है ना, वो होता है इंजीनियर्ड गुड्स का। तो इंजीनियर्ड गुड्स में आपका आ जाता है, यूरोप से जो इंडिया आती है वो है आपका हाईटेक इंजीनियर्ड आइटम्स, हेवी मशीनरी, कैपिटल टूलिंग। उसके बाद कुछ विशेष ऑप्टिकल डिवाइसेस, स्पेशल ऑप्टिकल डिवाइसेस होते हैं जो आपके मोबाइल फोन से लेके सैटेलाइट तक में लगता है। सैटेलाइट्स भी कुछ मंगाई जाती हैं, स्पेशल सैटेलाइट इक्विपमेंट स्पेस के लिए। और ज्यादातर इसका देखें कि जर्मनी सबसे बड़ा पार्टनर है यूरोपीय देशों में। जर्मनी सबसे बड़ा है उसमें, लेकिन उसके बाद फ्रांस का नंबर आता है। फ्रांस से कई हथियार भी मंगाए जाते हैं, जैसे स्पेशली एयरफोर्स के लिए हथियार और उसके स्पेयर पार्ट्स वगैरह। और इंडिया क्या भेजती है? इंडिया कुछ लेबर इंटेंसिव और लाइट इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स, ये चीजें मेनली भेजती है। जैसे आपका ये हो गया, क्या बोलते हैं, ऑटो कंपोनेंट्स हो गया, ठीक है। तो ये भी सारी गाड़ियां हैं ना, मर्सिडीज, सिट्रोन, जो भी सारी यूरोपीय गाड़ियां हैं, वोक्सवैगन
और दूसरा हो गया आपका जेम्स एंड ज्वेलरी। जेम्स एंड ज्वेलरी की तादाद आप लगभग देख लीजिए $5 बिलियन के आसपास है। ऑटो कंपोनेंट्स अराउंड 7 to 8 बिलियन, ऑटो कंपोनेंट्स एंड लाइट इंजीनियर्ड गुड्स। और फिर आता है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, क्योंकि मैं खुद भी एक्सपोर्ट करता हूं, जो मेरा बिजनेस है उसमें। सो टी हो गया, कॉफी हो गया, स्पाइसेस हो गया, और अब एक नया चीज खुला है, वो है ऑर्गेनिक फूड, मतलब ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स वगैरह, ऑर्गेनिक राइस, ऑर्गेनिक व्हीट। तो इसका बहुत भारी डिमांड है, क्योंकि यूरोपीय देश जो हैं, इनके यहाँ पे वो बायोडाइवर्स कहते हैं, बायोडायनेमिक और ऑर्गेनिक फूड का डिमांड बहुत हाई है। अमेरिका में जैसे देखें, जैसे वो जीएम बेस्ड क्रॉप्स वगैरह होते हैं, यूरोप में वैसा नहीं है, तो इंडिया वो एक्सपोर्ट करती है। तो उसका $5 बिलियन अभी है, और हर साल वो 12 से 15% का उसका इजाफा हो रहा है। तो ये बहुत ही सिग्निफिकेंट है। तो ये हो गया अभी का माहौल। लेकिन ये 219 बिलियन, हाँ एक बात और कह दूं, सर्विसेज का मतलब वो वही टेक बेस्ड, टेक्नोलॉजी बेस्ड, सॉफ्टवेयर हो गया, कोडिंग हो गया, कुछ सपोर्ट सर्विसेज हैं, ये सब एक्सपोर्ट होती है। और यूरोप से जो सर्विसेज आती है वो मेनली कंसल्टिंग हो गया। जैसे बहुत सिंपल एग्जांपल लेता हूं मैं, आपने एक हाइडल पावर प्रोजेक्ट बना दिया, हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम, तो उसका काफी सारा मशीनरी वहां से यहाँ आता है, फिर स्पेशलाइज्ड कंसल्टिंग उसके पीछे आती है। बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स जैसे एयरपोर्ट हो गया, पोर्ट्स हो गया, तो यूरोपीय देश के कई बड़े बड़े कंसल्टिंग फर्म्स उसको इंडिया में करने में मदद करती हैं, ठीक है। और इंडिया से वही मैंने जैसे कहा सॉफ्टवेयर वगैरह और सॉफ्टवेयर एनेबल्ड सर्विसेज, ये एक्सपोर्ट होता है। तो ये जो है ये पूरा ढांचा है, ठीक है, ये स्ट्रक्चर है इसका। अब जो है $219 बिलियन, ये तो शुरुआत है। ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा उसमें देखें क्या होगा। जो यूरोप से हमारी जरूरी सामान आता है, एयरक्राफ्ट, एक मैं बड़ा वो बोलना भूल गया, एयरक्राफ्ट आते हैं, जैसे एयरबस इंडस्ट्रीज का हो गया और दूसरे हैं, तो ये इन पे ना 50 से लेके 170% तक का टैरिफ है इंडिया से, इंडिया लगाती है। और यूरोप में हम जो सामान भेजते हैं यहां से, उसमें तकरीबन आप देखें कि 15 से लेके 50% का टैरिफ है। तो वहां पे भी थोड़ा इम्बैलेंस है, इंडिया ज्यादा टैरिफ लगाती है क्योंकि इंडिया प्रोटेक्ट करती रही है अपनी इंडस्ट्रीज को। तो अब चल के जो होगा वही चीज आपका एवरेज टैरिफ बन जाएगा 10 से 15% एवरेज। कुछ में तो टैरिफ खत्म ही कर दिया जाएगा, लेकिन औसत आप मतलब एवरेज ले लें तो वही होता है। जी जी। अब ये 219 बिलियन, इसमें सबसे बड़ा इसका फायदा ये होगा कि टोटल ट्रेड जिन्होंने एस्टिमेट किया है वो 1 ट्रिलियन तक पहुंचेगा 5 साल में। 1 ट्रिलियन, बिल्कुल 1 ट्रिलियन तो मतलब एक इट्स अ रेवोल्यूशनरी फिगर, क्योंकि अभी भारत का जो जीडीपी है वो $4.5 ट्रिलियन के आसपास पहुंचेगा इस साल के एंड तक। तो उसमें अगर आप 1 ट्रिलियन तक का मतलब बढ़ के 5 साल में ट्रेड जोड़ें तो उसका एक बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है, नंबर 1। नंबर 2, यूरोप को क्या मिलता है इससे? यूरोप को अपना जो सामान है, जो हाईटेक प्रोडक्ट्स वो लोग बेचते हैं, जो उनका मेन चीज है, उसमें बहुत बड़ी बढ़ोतरी मिलेगी, उसमें इजाफा होगा, और उससे जो है एक नया वैल्यू चेन क्रिएट होगा। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोग हम सप्लाई चेन की बात करते हैं कि मान लीजिए आपका कोई स्टील का इंडस्ट्री है, उसके लिए आपको आयरन ओर चाहिए, कोल चाहिए वगैरह, ठीक है ना। लेकिन अगर हम स्टील पे ना रुकें और स्टील से निकलते हुए एडवांस प्रोडक्ट्स और उस दिशा में जाएं, उस तरफ जाएं, तो वो वैल्यू चेन बन जाता है ना, कि प्रोडक्ट हो गया रॉ मटेरियल, बेसिक प्रोडक्ट, देन प्रोसेस्ड गुड्स, एंड देन अदर फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। एक बहुत बड़ा वैल्यू चेन हो गया। मतलब सुई से लेके टैंक तक, हवाई जहाज तक उसमें स्टील तो लगेगा, कंस्ट्रक्शन में भी लगेगा। ये पूरा एक वैल्यू चेन है। तो अभी ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है भारत और ईयू के बीच में, वो वैल्यू चेन फोकस्ड है। ये सिर्फ सप्लाई की बात नहीं करें कि यहां से बेसिक कमोडिटी आए और दूसरी तरफ से कुछ इक्का दुक्का फिनिश प्रोडक्ट्स, एक पूरे वैल्यू चेन को रिप्लेस करने की बात कर रहे हैं पूरे संसार में, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में वो वैल्यू चेन की बात कर रहे हैं। तो वैल्यू चेन कौन कौन से हैं? नंबर 1, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, यानी कि कार, ट्रक इत्यादि वगैरह वगैरह। दूसरा है रेलवे। अब हाई स्पीड ट्रांसपोर्ट, रेल ट्रांसपोर्ट में यूरोप जो है वो एकदम आगे है, उसकी वो बहुत महारथी हैं वो सारे उसमें। तो ये जो है उसको, उस पे फोकस भी किया जा रहा है। ये अभी डेवोस में
अश्विनी वैष्णव जी जो हैं, जो रेल मंत्री भी रह चुके हैं और फिर टेक्नोलॉजी भी देखते हैं, कई विभाग हैं उनके पास, तो वो गए थे। तो एक मुद्दा ये था कि हम लोग सिर्फ रोड या एयरवेज की बात ना करें, हम लोग रेलवेज की बात भी करें। दूसरा, अभी इंडिया अपने जो पोर्ट्स हैं उसको एक्सपैंड कर रही है। इंडिया में 7 ऐसे जगह हैं जहां पे शिप्स का मैन्युफैक्चरिंग होता है। अब उसको बढ़ा के ये लोग 21-22 तक ले जाएंगे, 21-22 सेंटर्स होंगे, वो ज्यादातर यूरोपियन कोलैबोरेशन से होगा। तो ये एक बहुत बड़ा नया इंडस्ट्री क्रिएट होगा जिसका फायदा यूरोप को भी होगा और इंडिया को भी होगा। क्योंकि शिपिंग देखें, शिपिंग हो गया या फिर जो इंजीनियर्ड गुड्स हैं, एक स्टेज तक तो आप वो ऑटोमेटेड करके कर सकते हो, उसके बाद आपको लेबर इंटेंसिव काम करना पड़ता है, दिमाग का काम भी करना पड़ता है। तो वहां पे इंडिया जैसे जहां पे लोगों की तादाद ज्यादा है, ट्रेन्ड स्किल्ड लोग हैं, उसकी जरूरत पड़ जाती है। तो देख लीजिए, जैसे ये मैंने पोर्ट्स और उसकी बात करी, शिप बिल्डिंग, एक स्टेज तक तो आप शीट मेटल काट के वो बना सकते हो, लेकिन उसके बाद उसको जोड़ना पड़ेगा, उसको तोड़ मरोड़ के ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, नए वेल्डिंग लगाने पड़ेंगे। वो सारा जो है वो लेबर इंटेंसिव होता है। वो आप अभी भी जहाज इतने बड़े स्केल का होता है कि आप वो 3D प्रिंट से या ऑटोमेटेड मैन्युफैक्चरिंग से नहीं कर सकते हो, वो आदमी चाहिए उसके लिए। तो वो इंडिया में होगा। अच्छा, ये अहम क्यों है, ये हम समझे जरा। पूरे दुनिया का जो ये वो है ना ट्रेड, वो अभी भी शिपिंग के जरिए ही चलता है। 80% ऑफ गुड्स मूवमेंट इज स्टिल शिपिंग, ठीक है, इंटरनेशनल गुड्स मूवमेंट। तो जिस देश के पास शिप्स बनाने की क्षमता है और पावर है, तो वो देश जो है वो आगे निकलेगा, उसको काफी बेनिफिट मिलेगा। इंडिया अभी दुनिया में 2.5% के आसपास शिप बिल्डिंग कैपेसिटी है। बाय द वे, अमेरिका का 3% है, तो अमेरिका बहुत पीछे छूट चुका है। तो शिप बिल्डिंग कैपेसिटी भी कहां पे है? कोरिया में है और चाइना में है। तो ये जो यूरोपीय देश हैं वो मुख्तलिफ जगहों पे इसको डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं। तो इंडिया इज अ वेरी गुड प्लेस, वहां पे वो लगाना चाहते हैं। इंडिया में प्लान ये है कि इंडिया की कैपेसिटी दुनिया की कैपेसिटी के बनस्बत 15 से 20% बन जाए। तो एक मेजर शिप बिल्डिंग पावर के हिसाब से इंडिया उभर सकती है, निकल सकती है। और उसका फायदा यूरोप को होगा, क्योंकि यहाँ पे इनके पास इतने सारे लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज को लगाने की क्षमता नहीं है, उसकी कैपेसिटी इनकी खत्म हो गई है। ये आपको सबको पता है कि डेमोग्राफी अभी उसकी इतनी वीक हो चुकी है और वो स्किल्ड लेबर वो ला नहीं पा रहे हैं इमिग्रेशन से। तो और इनको ये करना ही पड़ेगा। तो या तो फिर कोरिया और चाइना के ऊपर ही डिपेंडेंट हो जाएं, या फिर 2-3 और जगह ढूंढे जहां पे हाई स्किल्ड इनको लेबर मिल जाएगा, इंजीनियरिंग रिसोर्स मिल जाएगी और ये कर सकें। दूसरा है एयरक्राफ्ट। अब एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस जो है, चाहे वो ये एयरक्राफ्ट, फाइटर एयरक्राफ्ट हो जैसे रफाल हो गया, या फिर आपका जो कमर्शियल जेट लाइनर्स हैं, उसका एमआरओ के 2 सेंटर हैं बड़े बड़े भी दुनिया में। एक तो टर्की हो गया, एशिया की बात कर रहा हूं, टर्की हो गया। दूसरा है चाइना। अब इंडिया ये तीसरा उभर के आ रहा है। तो मेंटेनेंस जो है, मेंटेनेंस से आगे चल के अब सोचा जा रहा है कि उसके जो फ्यूजलाज है, यानी जो हवाई जहाज का ढांचा होता है, वो भी इंडिया में बनाया जाए। उसके बाद उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, एवियोनिक्स, इंजन वगैरह वो भरा जाए, तो उसमें भी बढ़ोतरी होगी। और ये सारा इंडिया में आउटसोर्स करके बनवाया जाएगा और फिर यूरोप में जाके उसका फिनिशिंग होगा। तो ये जो बातें चल रही है ना, इससे ट्रेड जो है 219 कहीं नहीं जाता, ये 1 ट्रिलियन के आसपास जाएगा। $500 ट्रिलियन, यानी कि $500 बिलियन का जो ट्रेड है, इंडिया एक्सपोर्ट कर पाएगी फ्यूचर में यूरोप को। 2 चीजें और बता दूं, फिर ये बात खत्म करता हूं मैं इसको। एक है एग्रीकल्चर। अब जो है भारत वो देश है जिसके पास अकॉर्डिंग टू CIA हैंडबुक, जो एक एनुअल हैंडबुक वो निकालती है, रिसोर्सेज वगैरह और पॉलिटिकल पावर, मिलिट्री पावर, ये सब का एक उसमें एनालिसिस होता है। तो उसमें ये बताया गया है कि भारत के पास दुनिया में सबसे ज्यादा एरेबल लैंड है, यानी कि जहां पे सिंचाई है, जहां पे एग्रीकल्चर हो सकता है। मतलब वो अमेरिका से भी आगे है इस बारे में। ना अफ्रीका, वो तो महादेश है, वो कॉन्टिनेंट है, फिर भी वो इंडिया के बराबर नहीं है। तो इंडिया के पास सबसे ज्यादा है, यानी कि यहाँ पे एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन सबसे ज्यादा हो सकता है। हाँ, तो ये जो है इस पे भी फोकस किया जा रहा है। कुछ एडवांस्ड एग्रीकल्चरल टेक्निक्स इजराइल से और यूरोप से लाके इंडिया में जो उसकी हम कहते हैं ना उत्पादकता, यानी प्रोडक्टिविटी,
वो बढ़ाया जाएगा। और इंडिया में ऑर्गेनिक और बायोडाइवर्स बायोडायनामिक फार्मिंग को बढ़ा के यहां से गुड्स यूरोप ले जाया जाएगा। यूरोप में कुछ उगेगा नहीं, यूरोप में उगाना फिर से वही हो गया ना, वो लेबर इंटेंसिव एक सेक्टर है। तो उसमें उगाने के लिए आपको एक तो उपजाऊ जमीन चाहिए, फिर सिंचाई का साधन चाहिए, सिंचाई होनी चाहिए, और लोग चाहिए जो एक्सपर्ट हैं उगाने में। ये तीनों चीजें इंडिया में मिलेंगी तो अभी का जो 5 बिलियन का ट्रेड है वो बढ़ के कहीं 20 से 25 बिलियन वहां हो जाएगा। तो ऐसे अगर हम गिनते जाएं तो कम से कम 20 या 22 सेक्टर्स ऐसे हैं जहां पे 4 से 5 गुना 4 to 5 टाइम्स बढ़ेगा वो ट्रेड। तो ये है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि इस डील के बाद ऑटोमेटिकली इंडिया, अगर यूएस के साथ डील नहीं भी होता है तो फर्क नहीं पड़ता है। यूएस के साथ जो दिक्कतें आई हैं ट्रम्प साहब के पॉलिसीज की वजह से, उसमें इंडिया को 30 से 35 बिलियन डॉलर का जो है ट्रेड इफेक्ट हुआ है, मतलब एक्सपोर्ट्स का। लेकिन यूरोप के साथ ये डील हो गया तो आपके पास 100 बिलियन डॉलर का एक्स्ट्रा आ जाएगा इमीडिएटली, और आगे चल के 500 बिलियन। हाँ, कुछ कह रहे थे आप, बताइए। मैं कह रहा हूँ सालाना सारे ये बिल्कुल जी। तो सालाना 35 बिलियन का जो इफेक्ट है उसको रिप्लेस करके 100 बिलियन तक का तो इमीडिएटली फायदा दिख रहा है, 100 बिलियन एक्स्ट्रा ट्रेड बनाने का। और अगर हम 5 साल के ऊपर जोड़ते जाएं उसको तो $500 ट्रिलियन यानी कि 500 बिलियन डॉलर का सालाना इंपैक्ट होगा, सालाना। और सबसे बड़ा जो है इसमें क्षेत्र जिसपे हमने अभी जिस सेक्टर पे हमने ध्यान नहीं दिया है इस बात पे, वो ये है कि आपका जो सर्विसेज सेक्टर है उसमें बहुत बड़ा इजाफा होने वाला है, उसमें बहुत इजाफा होएगा। क्योंकि सर्विस सेक्टर में अभी ट्रेड है 83 बिलियन डॉलर्स, मैंने शुरू में बताया था। वो 83 का स्कोप जो इन्होंने स्कोप करके देखा है ना कि क्या हो सकता है और क्या है, उस हिसाब से इंडिया के पास कम से कम 200 से 250 बिलियन डॉलर का एनुअल ट्रेड करने का एक मौका है। क्योंकि यूरोप में वही दिक्कत वही है ना कि क्या बोलते हैं, पर कैपिटा इनकम है यूरोप का, वो भारत से अभी इस वक्त 8 गुना ज्यादा है। तो आप अगर लोकल रिसोर्सेज हायर करोगे, उनको आप नौकरी से निकाल नहीं सकते हो, क्योंकि यूरोप में एक रूल है टू पे, ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग प्रोटेक्शन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। उसके वजह से आप मतलब ये आउटसोर्सिंग थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। लेकिन जो अमेरिका ने बहुत क्लेवरली किया वो यूरोप भी कर सकती है। अमेरिका ने क्या किया है, और यही अमेरिका और इंडिया का सबसे बड़ा मजबूत रिश्ता है, वो है ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर। यानी मान लीजिए चाहे आप एप्पल या माइक्रोसॉफ्ट हो, या फिर आप मैकडोनल्ड डॉगलस या नॉर्थरॉप ग्रामन या लॉकहीड मार्टिन हो, ये सारी कंपनीज अभी इंडिया में इंजीनियरिंग का काम करवाती है, डिजाइन का काम भी करवा रही है, और उसको ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर बोलते हैं ये लोग। चाहे वो आपका डॉयचे बैंक हो गया या सिटी बैंक, वो भी अपना ग्लोबल कैपेबिलिटीज, यानी मान लीजिए फिनटेक में नया प्रोडक्ट निकालना है उनको, फिनटेक का प्रोडक्ट है, उसको डेवलप कैसे किया जाए, उसका सॉफ्टवेयर कैसे डिजाइन हो, उसका प्रोडक्ट टेस्टिंग कैसे हो, डेटा प्रोसेसिंग कैसे हो, वो सारा इंडिया में सेंट्रिक है। तो इसमें यूरोप का एक बहुत बड़ा टारगेट है कि इंडिया में नए ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स बनाए जाएं, और डिजाइन वर्क जो सबसे कीमती महंगा होता है, चाहे वो फार्मास्यूटिकल में हो या हवाई जहाज बनाने में हो, वो इंडिया में सेटअप किया जाए। और इंडिया में सेटअप करके उसका डायरेक्ट फायदा यूरोप को होगा, उनका जो वैल्यू चेन कॉस्ट है वो कम हो जाएगा, वो ज्यादा जल्दी प्रोडक्ट्स मार्केट में ला पाएंगे। क्योंकि एक इंडिया ऐसा जगह है जहां पे आपको स्केल पे, बड़े पैमाने पे आपको इंजीनियर्स वगैरह मिल जाते हैं अभी भी, ठीक है, जिनका अभी भी दाम उतना ज्यादा नहीं है। अब इंजीनियर्स का सैलरी इंडिया में बढ़ गया, लेकिन बढ़ के भी वो अभी भी 1/4 है यूरोप के। वैसे देखा जाए तो पर कैपिटा 5 गुना है, लेकिन 8 गुना है, लेकिन जो सैलरी है इंजीनियर्स का वो अभी भी 4 गुना है। तो इंडिया में जीसीसी बनाने का ये फायदा है। तो उसमें 250 बिलियन डॉलर का सालाना ये बिजनेस हो सकता है। तो ये यूरोपियन यूनियन और इंडिया का एफटीए हर तरह से एक बहुत स्ट्रेटेजिक मूव है, और दोनों को फायदा मिल रहा है इससे। यूरोप का कॉस्ट कम होगा और नए प्रोडक्ट्स मिलेंगे, ऑर्गेनिक फूड भी मिलेगा, और इंडिया का बिजनेस, एक्सपोर्ट्स, जीडीपी पे इजाफा, ये सब होगा। जी,
बहुत ज़बरदस्त आपने सारा ये एनालिसिस किया है, और मुझे उम्मीद है कि जो देख रहे हैं ये प्रोग्राम, अगर उनको कोई बात ऐसी है जो मुश्किल लगी हो या समझ ना आई हो, तो दोबारा देख सकते हैं। असल में ये इंटरव्यू नहीं है दोस्तों, ये लेक्चर था इनका, और इन्होंने हमें समझाया सबको, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, कि हो क्या रहा है। सवाल एक ही है कि क्या ये सब कुछ करने के लिए भारत के पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है जिसकी बेसिस पे हम डेवलप्ड कंट्री की तरफ जाना चाहते हैं, जो एक ब्रॉड बेस्ड जो इकोनॉमिक कुशन कह लें वो है। अगर हम बूम बस साइकिल में ही चले जाएं इससे पहले कि हम 2047 तक पहुंचे, तो कुशन है इतना इंडियन इकोनॉमी में कि वो उससे बाउंस बैक कर सके। देखिए, ऐसा है कि अभी दुनिया का सबसे बड़ा देश पॉपुलेशन के हिसाब से वो तो भारत है, इसमें तो अब कोई शक ही नहीं रहा है। चाइना मतलब आसपास भी नहीं है उसके। इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत अभी दुनिया में नंबर 2 पे है, रोडवेज नेटवर्क देखा जाए तो। नंबर 3 पे है अगर रेल नेटवर्क देखा जाए तो। एयर नेटवर्क जो है तीसरे स्थान पे है, वो उसको नंबर 1 बनने की दिशा में जा रही है। तो ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग है। पोर्ट्स पे तो मतलब गजब का काम हो रहा है। पोर्ट्स पे मेरे ख्याल से अगले 4 साल में 220 के बनस्पत आप देखोगे 4 गुना इजाफा हो रहा है उसमें। अच्छा, ये हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर की बात। जहां पे मुझे एक वीकनेस नजर आती है वो है एजुकेशन। जो हम कहते हैं कि एजुकेशन बहुत अच्छा है, ऊंची तालीम बड़ी अच्छी मिलती है, लेकिन ऊंची तालीम मतलब क्वालिटी ऊंची तालीम जो एम्प्लॉयबल हो, बड़ी स्प्रेड बहुत इंपॉर्टेंट है, बात है। स्केल है, पर वो क्वालिटी ना वो थोड़ा सा मतलब आगे पीछे है। तो उस पे काम करना पड़ेगा। क्योंकि अगर मान लीजिए आप ये जीसीसी सेटअप करते हैं, यूरोपीय लोग वो कहते हैं कि भाई हम 2 मिलियन इंजीनियर्स हमें चाहिए, 2 लाख तो बड़े अच्छे मिल जाएंगे, और बाकी अगर क्वालिटी के ना मिले तो फिर वो एक क्वेश्चन मार्क, सवाल या निशान बन जाता है। या फिर आप फार्मास्यूटिकल रिसर्च कर रहे हो, भारत अपनी जरूरतें पहले पूरी करे, उसके बाद जो सरप्लस है स्टाफ उसी को तो यूज करेगी। तो वो कितना है उसका एक प्लानिंग, उसको अच्छी तरह समझना, ये भी देखने वाली बात है। अच्छा, एक चीज मैं कहना भूल गया, वो एक बहुत अहम मुद्दा है, जी वो जी। डिफेंस प्रोडक्शन में है। इस वक्त देखें यूरोप में जो एम्यूनिशन का प्रोडक्शन है, एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, 155 मिलीमीटर जो तोप खाने की वो होते हैं, वो गोले होते हैं, उसमें बहुत बड़ा डेफिसिट आ गया है। उनके पास 1 से 2 दिन का असला ही बचा है, और ये यूक्रेन को सप्लाई कर करके ये थक चुके हैं। इनके पास प्रोडक्शन कैपेसिटी है नहीं। इन्होंने पाकिस्तान ट्राई किया, इंडिया ट्राई करी, ऑस्ट्रेलिया ट्राई करा, उन्होंने पाया कि स्केल पे हाई क्वालिटी एमिनेशन बस भारत ही दे सकती है। भारत ने बहुत अपना जो है डिफेंस प्रोडक्शन का बेस बहुत बड़ा कर लिया है, उसमें निजी क्षेत्र यानी कि प्राइवेट सेक्टर के लोग भी आ गए। ठीक तो है, आप तो कहने का 155 मतलब मीट ये है कि आपके कहने का ये मतलब है कि रशिया और यूक्रेन जंग में भारतीय असला भी इस्तेमाल हो रहा है। हो रहा है। भारत से खरीदते ही ये लोग यूक्रेन को सप्लाई करते हैं, रशिया को डायरेक्टली सप्लाई नहीं। तो भारत सिर्फ भारत का वो एक पॉलिसी है ना कि हम जो अगर जंगी 2 देश हैं उनको नहीं दे सकते, जो जंग चल रही है तो नहीं दे सकते, उससे पहले या उसके बाद दे सकते हैं। तो ये लोग यूरोप को सप्लाई करते हैं, यूरोपीय लोग अपना स्टॉक जो है उसको रिप्लेनिश करके फिर आगे यूक्रेन को दे देते हैं ये लोग। तो भारतीय जो है 155 मिलीमीटर और 105 मिलीमीटर और 130 मिलीमीटर के गोले अभी वहां यूज हो रहे हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म जो है, अभी देखिए नाटो में दरार आ चुकी है। यूएस वाले बोल रहे हैं कि भाई हम तो चले, आप लोग देख लो, आप अपना बढ़ाए प्रोडक्शन, 5% जीडीपी का खर्च करो और अपना असला वगैरह सब बढ़ाओ। तो अगर फिर से रिआर्म करना पड़ेगा, आप सिर्फ टैंकें और तोपें और बख्तरबंद गाड़ियां, इससे नहीं होएगा ना। आपको गोले भी चाहिए, स्मॉल आर्म्स एम्यूनिशन चाहिए, मोर्टार चाहिए, रॉकेट्स चाहिए। तो अभी इस वक्त एक देश जिसके पास एक्सेस कैपेसिटी है जो रशिया या चाइना नहीं है, वो है भारत। तो यूरोप ये इसमें भी एक एग्रीमेंट साइन हो रहा है, एक कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट। सिर्फ एम्यूनिशन नहीं, कई तरह के सामान हैं
जो इंडिया में मैन्युफैक्चर करने की बात की जा रही है, क्योंकि इंडिया के पास वो स्केल करने की कैपेसिटी है। फिर वही बात आपसे पहले मैंने कही थी, उसमें भी वही देखना पड़ेगा कि इसमें हमारे यहाँ पे इंजीनियर्स कितने हम लगा पाएंगे और कितने अवेलेबल हैं, ये सारी चीजों का प्लानिंग करना पड़ेगा। पर चाहे खैर वो तो एक अच्छी प्रॉब्लम है, बुरी प्रॉब्लम नहीं है, उसको अगर सुलझा सकें तो अच्छा ही होगा। बहुत शुक्रिया आपका आज हमारे साथ जुड़ने का और इतनी ज्ञान की बातें करने का। मैं जाने से पहले लोगों को थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि मैं आजकल क्या पढ़ रहा हूँ, क्योंकि किताब पढ़ना मैं समझता हूँ कि हर जर्नलिस्ट ही नहीं बल्कि हर नौजवान के लिए भी ज़रूरी है। किताब पढ़ने की आदत डालें। ये सोशल मीडिया का फास्ट फूड जो है ना, इससे ज्ञान नहीं मिलता। ये नहीं कि मैं ज्ञानी हो गया हूँ, लेकिन एक किताब ये है इंडिया एट 2047, ये मैं पढ़ रहा हूँ। ये मुझे किसी ने गिफ्ट की थी और ये SP शर्मा साहब की लिखी हुई है और इसके अंदर उन्होंने बड़ी तफसील से एक एक सेक्शन बनाया है, जैसे स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स सपोर्ट ग्रोथ, इस तरह के चैप्टर्स बनाए हैं। बड़ी दिलचस्प किताब है और इसको पढ़ें और फिर देखते हैं कि हम 2047 तक 100 साल मुकम्मल होने पर आज़ादी के क्या हम डेवलप्ड नेशन बनते हैं। इसके लिए दो चीज़ें कहूँगा। एक ये कि ये सवाल बीजेपी के लिए नहीं है, ये सवाल हर भारतीय नागरिक के लिए है, ये सवाल हर नारी के लिए, हर बच्चे के लिए है, हर बुजुर्ग के लिए है कि हमने 247 तक दुनिया में अपना लोहा मनवाना है। क्या आप लोग इसमें देश का साथ दोगे? इस बात को छोड़ दो कि बीजेपी से आपका ताल्लुक है, कांग्रेस से, कम्युनिस्ट पार्टी से, जिससे मर्जी है, समाजवादी पार्टी से, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। ये देश बनाने का मसला है। हमारा देश जितना तरक्की करेगा, जितना मजबूत होगा, उतना ही ये देश जो है कामयाब होगा और महफूज होगा। और वहां तक पहुंचना कैसे है, उसके लिए मेरे पास एक किताब है। मैं ये नहीं कहूँगा रिलीजियस किताब है, नॉन रिलीजियस किताब है, इट्स अ बुक। वो भी मैं पढ़ रहा हूँ क्योंकि उसमें मुझे इस 1947 तक पहुंचने का रास्ता नजर आ रहा है। क्या लड़ाइयाँ होंगी, क्या बीच में साजिशें होंगी, कैसे मुकाबला करना है, हिम्मत कहाँ से लेनी है। और वो है भगवत गीता। ये भगवत गीता आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी, इंग्लिश में भी मिल जाएगी और इसको पढ़िए। इसको, ये अगर आप जीवन सुधारना चाहते हैं अपना, अपने परिवार का, अपने सूबे का, अपने देश का या पूरे वर्ष का, और आपने भगवत गीता का मुतालिया नहीं किया तो फिर आपको इसका मुतालिया करना चाहिए। आज का शो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी हमारे साथ जुड़ने का बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। शुक्रिया। ओम नमः शिवाय। और मैं दुआ करता हूं कि गिलगिट बाल्टिस्तान वापस हमारे साथ इकट्ठा हो और उसकी हर हाल में तरक्की हो।